हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पहले हिस्ट्री को शुरू किया हुआ था और जिसमें हमारी एंशियंट हिस्ट्री लगभग समाप्त होने ही वाली है। और आज हम शुरू करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब है राज्य व्यवस्था। ज़्यादातर लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही पॉलिटी मानते हैं, लेकिन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि पॉलिटी के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को पढ़ा जाता है। हम आज शुरू करने जा रहे हैं राज्य व्यवस्था, यानी कि किसी देश को चलाने की व्यवस्था के अंदर हमें किन किन बातों को पढ़ना चाहिए, उन सब की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। यह है हमारा सिलेबस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, संविधान के निर्माण में जिन जिन एक्ट अधिनियम का वर्णन किया गया है, जो जो अधिनियम भारतीय संविधान के विकास में सहायक है, उन सभी की चर्चा हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा संविधान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हम देखेंगे अनुसूची, विदेशी स्रोत और महत्वपूर्ण तिथि। जो संविधान संशोधन से संबंधित या जो अन्य देशों से प्रावधान लिए गए हैं विदेशी स्रोत में, हम उनकी चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण तिथि, जैसे संविधान कब लागू हुआ, संविधान की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा कब बनाई गई, उसमें कितने सदस्य थे, इन सभी बातों की चर्चा हम महत्वपूर्ण तिथि के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रस्तावना। उसके बाद होगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद। फिर हम करेंगे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। फिर हम करेंगे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। फिर होगा संसद। संसद के अनुच्छेद कौन से हैं? 3 अनुच्छेद हैं। सरला से हम इसको याद करते हैं, 79, 80 और 81। ये सभी हमको याद भी करने हैं और जब हम पढ़ेंगे तो ये हमको याद भी हो जाएंगे, क्योंकि हम पहले थ्योरी करेंगे और फिर इससे संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। फिर हम करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधान परिषद। ये भी देखेंगे कि कितनी राज्यों में विधान परिषद है और कितनी राज्यों में विधान सभा है। उच्च न्यायालय और प्रमुख आयोग। प्रमुख आयोग की भी महत्वपूर्ण चर्चा हम इसमें करेंगे। फिर हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन, विशेष उपबंध, जैसे आपात उपबंध। इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो रिजर्वेशन है उससे संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं। राजभाषा के बारे में भी देखेंगे। आपात उपबंध, इसमें 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360। इनकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे संविधान संशोधन। वर्तमान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105। लेकिन कितने विधेयक पास हो चुके हैं? 127। इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। फिर हम जो हमारा टॉपिक रह जाएगा उसको हम विविध के अंदर देखेंगे। चलिए तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि हम संवैधानिक विकास से नहीं करेंगे, बल्कि जब मानव की उत्पत्ति हुई उससे हम इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हुई मानव की उत्पत्ति। प्रारंभ में मानव आदि मानव था, यानी कि वह कच्चा मांस खाता था और जानवर की तरह रहता था। फिर जब मानव का जीवन आगे बढ़ा तो मानव ने कई आविष्कार किए, जैसे उसने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, धातु। सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा, जिसका मानव के द्वारा यूज किया गया था। तांबा और कांसा, इन धातुओं का इस्तेमाल किया गया था। फिर मानव ने औजार बनाए जिनसे वह खेती करने लगा। फिर जब मानव खेती करने लगा तो उसको एक जगह रहने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि खेती कुछ समय के बाद तैयार होती है, इसलिए मानव को स्थायी निवास खेती की वजह से मिला। तो खेती और स्थायी निवास प्रारंभ हुआ। जब मानव खेती करने लगा तो उसके पास अतिरिक्त अनाज पैदा होने लगा, यानी कि सरप्लस, अधिशेष। तो मानव को सुरक्षा और संपत्ति वितरण के लिए राज्य की आवश्यकता महसूस हुई। संपत्ति वितरण के लिए आपस में लड़ाई होती थी, तो आपस में लड़ाई को रोकने, सुरक्षा और संपत्ति के वितरण के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई, जिसको कहा गया राज्य। और राज्य कितने अंगों से मिलकर बनता है? 4 अंगों से मिलकर बनता है वर्तमान में। पहला है भूमि, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार या गवर्नमेंट, और चौथा है संप्रभुता, यानी कि अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति। इन सभी 4 तत्वों से राज्य का निर्माण होता है, लेकिन पहले ऐसे 3 अंगों से ही राज्य का निर्माण हो जाता था, लेकिन वर्तमान में राज्य के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं? 4।
और वे चार कौन कौन से हैं? भूमि, सबसे पहले तो कहाँ पर शासन होगा, फिर किस पर शासन होगा, और शासन का नियंत्रण कौन करेगा, और क्या वह सरकार संप्रभु है, तो फोर्थ है संप्रभुता। ये सभी राज्य के तत्व हैं, आवश्यक तत्व। फिर हम चलते हैं संविधान पर। संविधान क्या होता है? एक दस्तावेज होता है जिससे किसी राज्य की व्यवस्था का संचालन किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान की परिभाषा। संविधान है क्या? किसी भी राज्य की नीति या शासन के संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज जिसमें नियम और कानून लिखे होते हैं और उसके अनुसार किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है, उसको कहते हैं संविधान। यह एक दस्तावेज होता है। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, इसका निर्माण एक ही दिन में नहीं हुआ, बल्कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम आए, उनमें अनेक धाराएं थी, उनसे संविधान का विकास हुआ, जिसको संवैधानिक विकास कहा जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत हम 1773 से 1950 के बीच जो एक्ट आए उन सभी की चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी उन सबको देखेंगे। इसमें हम दो तरह के एक्ट की चर्चा करेंगे, एक तो होगा चार्टर एक्ट और एक होगा भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम और चार्टर एक्ट का मतलब क्या है? यानी कि जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कानून लाए गए, जो एक्ट लाए गए, उनको कहा गया चार्टर एक्ट। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक्ट लाए गए भारत में, तो उसको गया भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब तक चार्टर एक्ट लाए गए थे? 1858 तक, और 1853 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसके बाद लाए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसको कहा गया भारत शासन अधिनियम। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का पिट्स नाम क्यों है? क्योंकि इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पिट्स, इनके नाम पर है पिट्स इंडिया एक्ट। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट लेकर आई 1813 में, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, फिर हुआ 1853 का चार्टर एक्ट। प्रत्येक 20 वर्ष के बाद कंपनी चार्टर एक्ट लेकर आई। फिर आया 1858 में, क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सरकार सीधा भारत पर शासन करने लगी। तो 1858 में पहला भारत शासन अधिनियम भेजा गया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया। फिर आया 1861 में भारत सरकार अधिनियम 1861, फिर आया 1892 में भारत शासन अधिनियम, फिर 1909 के सबसे महत्वपूर्ण है 1909, 1919 और 1935 का। 1909 को किस नाम से जाना जाता है? मार्लेमेंटो एक्ट के नाम से। और 1919 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, क्योंकि इस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और जो भारत के वायसराय थे वे थे चेम्सफोर्ड, इसलिए इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। और इसमें मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे, तो इसको कहा गया मार्ले मिंटो एक्ट 1909। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लाई गई, इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, क्योंकि भारत का लगभग 75% हिस्सा भारत के 1935 के अधिनियम से प्रभावित है, इसलिए यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि उसके बाद आया 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम, जो 18 जुलाई 1947 को आया। अब हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सन 1600 में इसकी स्थापना हुई। पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति इसको दी गई और कितने वर्ष? शुरुआत में 15 वर्ष व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। अब हम करेंगे कुछ हिस्टोरिकल, जो हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें संविधान में जो संवैधानिक विकास है उसके लिए हमको ध्यान रखनी है। 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध। यह युद्ध का किसके बीच लड़ा गया? बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। यह युद्ध इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो उस बाद में हुआ 1764 में बक्सर का युद्ध। यह युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसने यह तय कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन भारत में होगा।
यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रभावी होने वाली है, यह इस युद्ध के द्वारा तय हो गया। क्योंकि इस युद्ध में बंगाल और अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह तीनों ने इसमें भाग लिया था। तीनों की संयुक्त सेना भी ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा नहीं पाई थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों से ज़्यादा ताकतवर साबित हुई और ये तीनों हार गए इसमें। और इसका नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। उसके बाद हुई 1765 में, अगस्त 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। इसके लिए किसको बुलाया गया? लॉर्ड क्लाइव को। तो इलाहाबाद की संधि किसने की? लॉर्ड क्लाइव ने। और इलाहाबाद की संधि क्या थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया था। दीवानी यानी कि कर लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था। यह था इलाहाबाद की संधि। और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत भी 1765 में ही हुई थी। ड्वेल सिस्टम यानी कि द्वैध शासन क्या था? इसमें दीवानी अधिकार और व्यय और सुरक्षा, इसके अधिकारों को बांटा गया। दीवानी अधिकार तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई और जो व्यय और सुरक्षा का अधिकार था वो नवाब के पास आ गया। यदि पूछे कि द्वैध शासन, भारत में द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? लियोनस कार्टियस को। ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे ये लिखा भी हुआ है कि भारत में द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? लियोनस कार्टियस को। और द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसका अंत किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन वह राजनीति में कूद पड़ी और राजनीति में इसके नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनेक एक्ट भेजे गए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला एक्ट कब भेजा गया? 1773 में। और उसका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट के नाम में ही छुपा है कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था रेगुलेट मतलब नियंत्रण करना। इसका उद्देश्य था कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है उसको नियंत्रित करना। और इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। और इसमें क्या क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो नोट, हमें क्या बात ध्यान रखने की, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बातें हमको यहाँ से ध्यान रखने की। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान रखने की, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इस जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसमें पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ये बात हमको ध्यान रखनी है। बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो सभा थी उसमें 4 सदस्य बनाए गए। नेक्स्ट एक्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। यह कब आया? 1784 में। और इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट। तो इसी के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट आया। और इसमें कंपनी के कार्यों को विभाजित किया गया। कार्यों को कैसे विभाजित किया गया? राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में आ गए और व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD के हाथ में आ गए। BOD और BOC की स्थापना कब हुई थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। लेकिन इनका एंड कब हुआ था? 1858 के एक्ट के तहत इनका एंड हुआ था। अब हम इनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट क्या क्या थे। रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके द्वारा 1784 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। इसमें 1 न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, टोटल 4 न्यायाधीश थे। कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य शामिल हो गए। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट BOD और BOC में कार्यों का विभाजन हो गया। BOD व्यापारिक कार्य और BOC राजनीतिक कार्य करेंगे, ऐसी इसमें व्यवस्था की गई। अब हम करेंगे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो हमने आज 2 एक्ट पढ़े हैं और जो इतिहास से संबंधित 2 युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें की हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं ताकि ये हमें पक्का याद हो जाए, हमें दोबारा रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। चलिए तो हम शुरू करते हैं इस क्लास का रिवीजन।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी के युद्ध में EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही थी और प्लासी जो बंगाल का नवाब था वो हार गया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। और इससे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध, जो बंगाल, अवध और मुगल बादशाह तीनों की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे उनके बीच लड़ा गया और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजयी हुई। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पास हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ 1773 में। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। और नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो के द्वारा नेतृत्व किया गया। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। यदि पूछे कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को विभाजित किया गया? किस के द्वारा? 1984 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो राजनीतिक कार्य थे वो BOC को दिए गए और जो व्यापारिक कार्य थे वो BOD को दिए गए। BOC का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और BOD का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट। 1784 के एक्ट का नाम क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके नाम पर यह नाम रखा गया। भारत में द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? लियोनस कार्टियस को। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और यदि क्वेश्चन पूछेगी बंगाल के पहले गवर्नर, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। ये थे हमारे आज की क्लास जिसमें हमने संवैधानिक विकास से संबंधित 2 महत्वपूर्ण एक्ट की चर्चा की है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। इस क्लास की PDF टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।